हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। हमारा हो चुका है चैप्टर 4 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 कहां से स्टार्ट होता है? इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में ये बात कर रहा है। तो सेक्शन है इसका 31। तो फर्स्ट सेक्शन 31 क्या बात कर रहा है? ये बता रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। तो कहते हैं कोई पार्टनर कैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर सकता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सब्जेक्ट टू द कंट्रारी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स and the provisions of section 30. No person shall be introduced as a partner in a firm without the consent of all the existing partners. तो कहते कि जनरल रूल क्या है कि अगर किसी पार्टनर को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे? ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी सबकी जो कंसेंट है उसके साथ ही उसको ऐड किया जा सकता है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर उन्होंने खुद में आपस में कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाएगा। एंड सेकंड, जो सेक्शन 30 है उसकी प्रोविजंस हैं जो उसको एक्सेप्शन माना गया है। ये 2 एक्सेप्शंस है। अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि अगर किसी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है फर्म में तो ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट होनी जरूरी है। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner. तो कहते कि जो भी पार्टनर अभी ऐड किया गया सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली तो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी अगर कोई भी एक्ट था फर्म का वो उसके आने से पहले किया गया था, बिफोर ही बिकम पार्टनर। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 के सेक्शन जो 30 है वो एक्सेप्शन है जिसमें माइनर के बारे में बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 32। ये यहां से सेक्शन शुरू हो जाएंगे जहां पे आउटगोइंग ऑफ द पार्टनर्स के बारे में बात की गई है। सेक्शन 32 बात कर रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और पार्टनर में रिटायर, तो कहते हैं एक पार्टनर है वो रिटायरमेंट ले सकता है पार्टनरशिप फॉर्म से। कैसे ले सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। तो कहते क्या है कि जो बाकी सारे पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के साथ वो रिटायरमेंट ले सकता है। सेकेंड आ जाता है इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या फिर उन्होंने खुद में कोई पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। थर्ड है वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। अगर विल वाली पार्टनरशिप है देन क्या कर सकता है? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। तो यहाँ पे जो नोटिस देना है वो किसको देना है? बाकी सारे पार्टनर्स को उसने नोटिस देना है और वो रिटायर हो सकता है। ये केस सिर्फ किस में है? अगर पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल वाली पार्टनरशिप है। तो ये ऑल द पार्टनर्स के कंसेंट वाला क्या हो गया? ये प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है इट मींस के पहले ही उनमें कोई एग्रीमेंट हो चुका था पास्ट में। ठीक, फिर है रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, and such agreement may be implied by the course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है कहते हैं उसकी जो लाइबिलिटी है उससे वो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? तो उसके लिए क्या बताया गया है कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है प्लस जो अभी नए पार्टनर्स बच गए हैं। मान लो 4 पार्टनर्स से एक रिटायर हो रहा है तो जो 3 पार्टनर्स हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहां से क्या हो सकता है? यहाँ पे वो डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी हो सकता है। एंड सेकेंडली कहते हैं क्या हो सकता है? ये इंप्लाइड भी हो सकता है इन द कोर्स ऑफ देयर डीलिंग। अगर वो इंप्लाइडली अगर जैसे भी वो कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो उससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि जो पर्सन है रिटायर हो रहा है उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गई है। फिर आता है नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म ही एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल एज पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम व्हिच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द रिटायरमेंट until public notice is given of the retirement. तो कहते हैं चाहे ऊपर कुछ भी दिया हुआ है बट जो पार्टनर्स हैं वो अपनी लाइबिलिटी से खत्म नहीं होगी उनकी लाइबिलिटी, उनकी सबकी लाइबिलिटी चलती रहेगी जब तक कि जो पब्लिक नोटिस है वो नहीं दिया जाता।
नेक्स्ट है इसमें, इसकी प्रोवाइजो बता रही है, प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। तो कहते अगर किसी पर्सन को, थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं था कि जो पर्सन रिटायर हो रहा है वो पहले कभी इस फर्म का पार्टनर था, तब कहते उस केस में उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। फिर फोर्थ है, इसमें बताया गया नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 में बी गिवन बाय द रिटायर्ड पार्टनर और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो कहते हैं यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस देना है उन्होंने, वो कैसे देंगे, वो रिटायर्ड पार्टनर खुद भी दे सकता है या फिर जो पार्टनर्स बच गए हैं जिन्होंने अभी नई फर्म बना ली है, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया फर्म, तो उनमें से कोई भी पार्टनर पब्लिक नोटिस दे सकता है। ये था सेक्शन 32। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 33। ये बात कर रहा है एक्सपल्शन, रिटायरमेंट कि खुद से कोई पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, एक्सपल्शन के उसको निकाला जा रहा है। पहले रिटायर हो गया 32 में, फिर एक्सपेल करेंगे उसको 33 में। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर कैसे हो सकती है? अ पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स सेव इन द एक्सरसाइज ऑफ इन गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो कहते किसी भी पार्टनर को एक्सपेल नहीं किया जा सकता मेजोरिटी से, एक्सेप्ट के उनमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड वो उसको निकाल रहे हैं इन गुड फेथ, तभी किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। फिर आता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 32 शैल अप्लाई एज ऑन एन एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ ही वाज अ रिटायर्ड पार्टनर। तो बाकी जो लाइबिलिटी वाली जो भी प्रोविजंस हैं वो 32 वाली ही एक्सपेल्ड पार्टनर में भी एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 34 जो बात कर रहा है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो कहते हैं वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made whether or not the firm is hereby dissolved। तो कहते हैं अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि वो पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर हो जाएगा, किस डेट से, जिस दिन उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आ गया है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। और इससे कहते हैं कि चाहे फर्म डिसॉल्व हो रही है चाहे नहीं हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड है इसमें वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, द estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। तो कहते कि अगर जो पार्टनर हैं फर्म के, अगर उन्होंने क्या कि जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट होने से किसी पर्सन के वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो लाइबल नहीं है फर्म के एक्ट्स के लिए और फर्म भी लाइबल नहीं है पार्टनर के एक्ट्स के लिए। कब से लाइबल नहीं है? आफ्टर द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, तो उस डेट के बाद वो लाइबल नहीं है। फिर आता है सेक्शन 35, ये बात कर रहा है लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर। तो कहते हैं अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड। तो कहते हैं अगर किसी पार्टनर की डेथ की वजह से जो फर्म है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा रहा तो क्या होगा? द स्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। तो उसकी डेथ के बाद जो उसका शेयर है, जो उसकी स्टेट है, वो लायबल नहीं है अगर फर्म उसकी डेथ के बाद कोई भी एक्ट कर रही है। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 36, ये बात कर रहा है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। तो कहते हैं जो आउटगोइंग पार्टनर है वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है फर्म के साथ। वो क्या है? एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस। तो जनरल रूल क्या है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो क्या कर सकता है? कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है। बट एक्सेप्शन में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू द कंट्रारी। अगर पार्टनर्स में आपस में कोई इसके उल्टा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा। एंड और वो क्या नहीं कर सकता? वो फर्म का नेम यूज नहीं कर सकता। सेकंड, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि वो बिजनेस का पार्ट है जो पहले वाली फर्म है। एंड थर्ड कहते हैं वो सॉलिसिट नहीं कर सकता कस्टम ऑफ द पर्संस हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। जो भी थर्ड पार्टीज थी वो दूसरी फर्म के साथ डील कर रही थी, उनके जो कस्टम्स हैं उनको सॉलिसिट नहीं कर सकता
जो सीज्ड पार्टनर है। इसी में आगे आता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो कहते वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये किया जा सकता है। अ पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट with his partners that on ceasing to be a partner he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits। तो कहते जो पार्टनर है वो cease to be a partner है, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो बिजनेस नहीं करेगा। कौन सा बिजनेस? सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड या फिर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में नहीं करेगा। And notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act, such agreement shall be valid। तो कहते हैं ये वाला जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा, चाहे कि सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट इसके लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए? वो रीजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 37। ये बात कर रहा है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स। तो कहते हैं आउटगोइंग जो पार्टनर है वो सब्सीक्वेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी ले सकता है। वो कब ले सकते हैं? या तो कहते हैं पार्टनर की डेथ हुई है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो, या फिर अदरवाइज सीज टू बी पार्टनर दैट इज इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, एक्सपेल हो चुके हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। तो कहते हैं वो सर्वाइविंग पार्टनर्स से क्या ले सकते हैं? वो शेयर ले सकते हैं। कब लेंगे? अगर जो फॉर्म है वो कंटिन्यू की जाती है विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन देम एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। तो कहते हैं फाइनल सेटलमेंट के बिना ही जो फॉर्म है वो आगे कंटिन्यू कर देती है। तो क्या होगा? जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं वो फर्स्ट क्या ले सकते हैं? शेयर इन द प्रॉफिट्स ले सकते हैं जब से वो सीज टू बी पार्टनर हुए हैं, एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म or to interest at the rate of 6% per annum on the amount as his share in the property of the firm। तो कहते हैं या तो वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे या फिर अगर उनका कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो इंटरेस्ट लेंगे। वो कितना लेंगे? वो 6% पर एनम लेंगे। बट इसमें एक्सेप्शन है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रारी। अगर उनमें आपस में कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाएगा। आगे इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो इसकी बात कर रही है प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय contract between the partners an option is given to the surviving or continuing partners to purchase the interest of deceased or outgoing partner। तो कहते अगर पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर ले सकता है, तो उस केस में क्या होगा? जो स्टेट है डिजीज पार्टनर की या फिर आउटगोइंग पार्टनर की, तो वो दोबारा से लाइबल नहीं होगी, दोबारा से एंटाइटल नहीं होगी कि वो कोई शेयर ले, क्योंकि उसका शेयर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर। बट जिस कंटिन्यूइंग पार्टनर को उन्होंने अपना शेयर ट्रांसफर किया है, अगर वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा जो इंपोज की गई हैं, देन उस केस में वो वापस से अपना शेयरिंग ले सकते हैं। लास्ट सेक्शन है इसका जो बात कर रहा है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। तो कहते हैं अगर कोई गारंटी दी हुई है किसी पार्टनर ने तो उसका क्या इफेक्ट होगा अगर वो आउट ऑफ द फर्म हो जाता है। अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म, या तो फर्म को दी गई है या फिर टू थर्ड पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म, देन it will be revoked as to future transactions from the date on any change in the constitution of the firm। तो कहते हैं वो जो कंटिन्यूइंग गारंटी होगी वो रिवोक हो जाएगी। कब रिवोक हो जाएगी? फ्रॉम द डेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में कोई चेंजेस की जाती हैं, एंड इन रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस होगा ये। बट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कंट्रारी, अगर कोई जो एग्रीमेंट है वो इसके अगेंस्ट कुछ और एग्रीमेंट किया हुआ है फिर वो एग्रीमेंट फॉलो होगा, अदरवाइज ये वाला रूल फॉलो होगा कि कंटिन्यूइंग गारंटी है वो खत्म हो जाएगी तब के तब। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 6 जो डील कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।